तो बिहार स्टेट बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लेके मैं अब अभी से कोशिश करूँगा कि 10 से 12 वीडियोज़ के अंदर फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूँ, जिसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा सारे क्वेश्चन का और आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। और अपना जो पुराना एक वीडियो मैंने डाला था सीबीएसई का क्रैश कोर्स का, क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया, इसलिए मैंने उसको अभी रोक रखा है। जैसे ही 1 जनवरी को बिहार बोर्ड का फिजिक्स का पेपर खत्म होता है तो मैं सीबीएसई का करूँगा, क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम तो मई में होना है, इसलिए मैंने उसको रोका है। अभी कमिंग 8 से 10 दिन या 12 दिन तक कोशिश करूँगा मैं कुछ वीडियोज़ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल करूँ आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैक्सिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप जितना भी प्रैक्टिस करो उतना भी कम है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस और आंसर रीड करें। और उसके लिए भी तरीका है कि जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, अगर डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे तो वहीं से ऑब्जेक्टिव भी निकल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से बहुत तैयारी की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से बारीकी से अगर रीड करते हैं तो उसी से आप ऑब्जेक्टिव का भी आंसर कर पाएंगे। तो जो मैं क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ ये मेन आपका सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा। और आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको मिलेंगे अगर इन टॉपिक्स को आप अगर कवर करेंगे तो मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 1 से। ओके, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर कर रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस का जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चंस को मैंने कुछ लिस्ट है, ये चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है जो 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। अब इन सब का डिटेल में जो वीडियो लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, या प्लेलिस्ट में आप चैप्टर 1 का डिटेल मैंने इस चैप्टर पे डिटेल वीडियो बना रखा है। तो आप चाहे तो वहाँ से डिटेल अगर पूरा चैप्टर के बारे में रीड करना तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा, और आंसर का आप वीडियो में जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप उसका स्क्रीनशॉट अपने नीड के अकॉर्डिंग लेते रहें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहना है, एक्सप्लेन फ्लोइंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन मेथड्स को हमें एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। अब इनमें से कोई भी, या तो आपके एग्जाम में हो सकता है कोई एक पे क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है तीनों पूछा जाए। तो इसके आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। तो इस पेज में आपका आंसर है पूरा, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और आप आंसर का चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आंसर ये है, चार्जिंग ऑफ बॉडी में 3 मेथड होता है चार्जिंग का, जिसमें पहला मेथड होता है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से चार्जिंग में क्या होता है, 2 बॉडी, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साइड में आपका आंसर भी। फ्रिक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली अगर 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में आता है और एक दूसरे को रब करता है तो उसमें जो बॉडी में चार्जेज का ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, या हम अपने सिंपली अगर दोनों पाम को रब करते हैं तो हमारे पाम में जो हीट होता है वो क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेज। ओके, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि इस मेथड में आपका क्या होता है कि 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में आके एक दूसरे पे रब होता है, तो उसमें चार्जिंग, उस मेथड को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है सपोज। अब इस पर मान लो चार्ज Q1 पड़ा था, इस पे चार्ज Q2 पड़ा हुआ था। तो दोनों बॉडी को हमने अगर किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, अगर सपोज Q1 चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड बाई Q2 से बड़ा है, तो होगा क्या इस मेथड में कि चार्ज जो है वो हायर चार्ज टू लोअर चार्ज ट्रांसफर होता है। चार्ज की प्रॉपर्टी है, अगर 2 बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर चार्ज टू लोअर चार्ज। तो जैसे Q1 ज़्यादा चार्ज है, Q2 कम है, तो Q1 से Q2 पे चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन आता है चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन अगर कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल चार्ज बॉडी पे क्या है, तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2। 2 बॉडी है तो Q1 टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज दोनों हाफ हाफ कर लेगा, है ना, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में 2 बॉडी का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है। उसके बाद
चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर दो बॉडी बिना एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए एक दूसरे को चार्ज करता है, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तो लैंग्वेज भी लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड चार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, एक मेरे पास अनचार्ज स्फीयर है। अनचार्ज स्फीयर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के बराबर है। इसके सामने मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आता हूँ। अब ये रॉड क्या करेगा, इसके अंदर जो चार्जेज पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसको अपनी ओर खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं इसका देखूँ तो ये प्लस चार्ज को इस तरह से आ जाएगा और माइनस चार्ज रिपेल हो जाएगा। तो चार्जेज का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगले ही इंस्टेंट पे इस पॉइंट को अर्थ कर देता हूँ। जैसे ही मैं अर्थ करूँगा, अर्थ से कनेक्ट करते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज जो है वो जाके न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। तो इस तरह से अब धीरे धीरे सिस्टम से क्या हो जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही सिस्टम से नेगेटिव चार्ज लॉस हो जाएगा, सिस्टम के अंदर पॉजिटिव चार्ज या बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसे में बॉडी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जो मैंने 5 क्वेश्चन लिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, और मेरा जो भी वीडियो होगा करीब 5 से 7 या मैक्सिमम ईच वीडियो 10 क्वेश्चन होगा। तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 70 to 100, ओके, 70 to 100 क्वेश्चन हमारा ओवरऑल होगा। तो जो मेरा टारगेट है कि लगभग 100 अच्छे क्वेश्चन मैं 70 से लेके 100 तक कुछ अच्छे क्वेश्चन आपका करवा दूँ कमिंग 10 से 12 दिनों में, ताकि आपके एग्जाम में प्रॉपर हेल्प हो सके। तो आई थिंक आपको ये समझ आया हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर डिटेल में आपको जानना है, पूरा थ्योरी रीड करना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इन सब का नोट्स भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, जो चैप्टर हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है अपना अभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो 1 हमारा डन हो गया, ये तीनों हमने क्लियर कर लिया, जिसका आंसर भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, थोड़ा सा हैंड रिटन राइटिंग है, तो अगर आपको राइटिंग करने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर रीड कर दूंगा। और एक चीज़ और, अगर आपको लगे कि इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर सकते हैं तो वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से उसका आंसर करिए। ओके, अगर नहीं आ रहा है या तो आप यहाँ पे पूरा वीडियो में आराम से देख सकते हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपको नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखो, बाकी आप अपना समय सेव करो, टाइम सेव करो, जितना जरूरत हो उतना ही लो, क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व कर लो, है ना। मेन पर्पस हमारा है कि ये कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जाम से पहले कर ले, ताकि एग्जाम में हमारा पकड़ और मजबूत हो जाए और अच्छा नंबर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका थोड़ा सा मैं नोट्स अटैच नहीं किया हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें देखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो इसमें मैं सिंपली एक एक करके प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी ये होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आए, तो इस तरह से होता है। तो आप लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में, इट इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, आई होप आपको ये समझ आया। दूसरा पॉइंट ये है कि इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ओके, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप, इस तरह का क्लोज लूप कभी नहीं बनाता, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, वाई कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसको समझने से पहले एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं। सपोज इसको मैं थर्ड प्रॉपर्टी बोल देता हूँ और इसको फोर्थ प्रॉपर्टी रखता हूँ, जो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर भी होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स, ओके, लिख सकता हूँ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स, gives the, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे, सुन लेंगे, है ना। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स
एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह का, ओके, और इस पे अपन अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूंगा तो ये टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। और एक चौथी और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यूनिडायरेक्शनल। तो सेकेंड पार्ट का जो आपका आंसर होगा कि हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यूनिडायरेक्शनल एंड टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन। तो अब देखो, अगर सपोज मेरे पास ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट पे एक टेंजेंट मैं E1 के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ और एक टेंजेंट मैं E2 के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो जब मैं दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक सिंगल पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या आंसर करोगे, इसका आंसर ये होगा, अगर जरूरत लगे तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर यूनिडायरेक्शनल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट व्हिच मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट्स पे अपना लिख लें, है ना। चलिए, तो इस तरह से है। और भी प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ सॉर्ट डाइपोल। अब देखो, है तो ये क्वेश्चन नंबर 3, बट इसके अंदर दो क्वेश्चन है। मैंने दोनों को इसलिए अटैच किया क्योंकि डाइपोल पे अल्टरनेट ईयर्स या चेंज करके कभी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ देते हैं और कभी एक्सियल लाइन पे पूछ देते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए आपको दोनों जानना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप अगेन वही वीडियो से आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फिगर में एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद। अब देखिए, ये डाइपोल, अब डाइपोल क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। डाइपोल जो होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो दोनों इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है और एक फाइनाइट डिस्टेंस 2a पे रखा है, तो ये डाइपोल बनाता है। ओके, तो डाइपोल ये है। तो इसी डाइपोल के एक्सियल लाइन, अब एक्सियल लाइन का मतलब होता है जिस एक्सिस में डाइपोल रखा है उस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता लगाना है, दूसरे में इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे, अब ये मेरे पास क्या है, एक डाइपोल है ना, शॉर्ट डाइपोल जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रह जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो KQ, अगर माइनस चार्ज की मैं बात करूं तो माइनस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे ये है, ओके, तो माइनस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, तो R, ओके, R प्लस A², ओके, क्योंकि सेंटर से मैं देखूंगा ना, डाइपोल के सेंटर से मुझे डिस्टेंस लेना होगा, तो माइनस क्यू के कारण R प्लस A² पे है। उसी तरह प्लस क्यू के कारण देखिए टोटल डिस्टेंस तो आपका R हो गया, ओके, टोटल डिस्टेंस R हो गया, और ये छोटा सा डिस्टेंस A है, सॉरी ये R है, छोटा सा डिस्टेंस A है, तो कितना हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, माइनस क्यू के कारण देखिए ये टोटल डिस्टेंस R और ये एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस A। मैं A क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ देखिए 2A है तो A डिस्टेंस इधर, A डिस्टेंस इधर, तो माइनस क्यू से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जब देखना हो तो R प्लस A मैं लिखूंगा, लेकिन प्लस क्यू से देखना हो तो टोटल डिस्टेंस R माइनस A करूँगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को अब हमें सिंपली ऐड कर देना है। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, ओके, ऐड करेंगे तो अपने पास कुछ ये डाटा मिल जाएगा, ओके। तो ये मैथमेटिकल स्टेप आप समझ लोगे आई थिंक, है ना। सिंपली मैंने क्या किया है, KQ को दोनों से कॉमन निकाला है और ये बचा। अब दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इस तरह का आपका इक्वेशन दिखेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या किया हमने, अब यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2a। तो इस क्वेश्चन में हमें Q भी दिख रहा है और 2a भी दिख रहा है, उसके जगह मैंने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट लिखा है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ जाएगा ड्यू टू अ डाइपोल। लेकिन हमने शॉर्ट डाइपोल, अब शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल जो होता है ना वो R से बहुत छोटा होता है। तो शॉर्ट डाइपोल का अप्रॉक्सीमेशन ये है कि दो अगर डाइपोल अपने पास है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
वो काफ़ी कम होता है उस पॉइंट के कंपैरिजन में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये आर के कंपैरिजन सेंटर से। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन मानूंगा तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास कुछ ये आर स्क्वायर और बाहर स्क्वायर आर का पावर 4 बचेगा, फिर ऊपर एक आर है उससे कटेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो के पी क्या है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, और आर क्या है डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट वहाँ काम में आएगा, तो आप फॉर्मूला भी याद रखो और डेरिवेशन भी। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, जहाँ हमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए फिगर अपना ये रहा। तो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का क्या दे रहा और चलिए चलो ठीक। हाँ, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में देखिए, अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है। ये भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट रखता है, जितना एक्सियल है उतना ही इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है अगर अपने पास एक डाइपोल क्यू है, एक दूसरा डाइपोल माइनस क्यू है, तो ये दोनों लाइन हो गए। तो डाइपोल का सेंटर पॉइंट ये है, तो इस सेंटर से कोई प्लेन अगर जाता है तो इसे इक्वेटोरियल प्लेन अपन बोलेंगे। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का कंपोनेंट, अगर प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करें तो इधर थीटा, चूंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा ये हो जाएगा, और थीटा वाला कंपोनेंट प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह माइनस वाला का नीचे है, तो माइनस वाले जो थीटा एंगल बनाएगा वो ये थीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा हो जाएगा। तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा इधर हो जाएगा और ई माइनस क्यू साइन थीटा इधर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और उसके बाद यहाँ पे दोनों कंपोनेंट जब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ इसके कारण होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा के कारण। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस तो यही है ना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिस्टेंस ये है। अगर ये डाइपोल का ए है और ये आर है तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिगर में अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा। तो ये तो हमारा प्लस क्यू के कारण रहा, माइनस क्यू के कारण। उसी तरह प्लस क्यू के कारण भी यही रह जाएगा। तो जब मैं सिंपली दोनों को ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए अब मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा, दूसरे वाले का E2 cos थीटा, और दोनों आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड वाइज डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज तो बराबर है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की इक्वल है। तो आंसर अपना आएगा 2E1 cos थीटा। अब E1 क्या है, तो E1 का मतलब E1 या E2, तो यहाँ जो हमने दोनों वैल्यू निकाला है दोनों इक्वल है, तो कोई भी एक वैल्यू आप पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास ये डाटा दिखेगा। ठीक है, इसको आप फर्दर cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू अपन कहाँ से लाएंगे, तो cos थीटा की वैल्यू जो होगा, ये जो ट्रायंगल अपने सामने बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ये ए है, और ये एंगल थीटा है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह देखो हमने क्या लिखा है, ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना। तो ए cos थीटा की जगह ए अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पे उस ट्रायंगल से लिखा। तो जब आप ऐसा करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका पावर अपन फाइनली रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पावर 1 है ही, तो 1 + 1/3 क्या हो जाएगा 3/2। तो अपने पास डाइपोल का ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये भी ध्यान रखेंगे और ये भी रखेंगे। तो आई होप डाइपोल मूवमेंट का डेरिवेशन समझ में आया। फाइनली एक बार फिर से मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, और मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो ये प्रॉपर है, इस तरह से आप एग्जाम में पूरा का पूरा आंसर करेंगे तो ये कंप्लीट आंसर हो गया अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल डाइपोल, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ हम लोग क्रॉस चेक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन देखा, हमने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, अब ये देखते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन याद रखना जरूरी है। अब क्या होता है यहाँ पे टॉर्क का,
तो ये पहले तो ये रहा आपके पास एक कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट आंसर का, एकदम फ्रेश आंसर। अगर टॉर्क के बारे में पूछता है तो आपको इतना पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आंसर आपका टॉर्क का। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब टॉर्क का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही अपन डाइपोल को रखेंगे, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल क्रिएट करेगा, जिसके कारण ये डाइपोल रोटेट होना स्टार्ट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। तो जब भी किसी फोर्स के कारण कोई बॉडी रोटेट करता है तो वहाँ पे टॉर्क लगता है। अगेन जो सिमिलर कंडीशन है, डाइपोल दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2a माना है, एंगल थीटा माना है, 2a है। तो अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस वाले पे और माइनस वाले पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये प्लस वाला जितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उतना ही माइनस वाला एक्सपीरियंस करेगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस R, ओके। तो टॉर्क का फॉर्मूला F क्रॉस R होता है। तो फोर्स कौन हो जाएगा, फोर्स तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना, Q × E। और R क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फोर्सेज। तो ये दोनों फोर्सेज के बीच अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो ये क्या है, 2a के बराबर है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा। अब फिर आप ध्यान से देखो तो अपन क्या जानते हैं, डाइपोल, ओके, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू व्हाट, Q × 2a। अब इसमें देखिए आपको Q भी दिखेगा और 2a भी दिखेगा, तो इन दोनों के जगह पे अपन P लिख देते हैं, मतलब डाइपोल, और E और साइन थीटा बच जाएगा, उसको हमने E साइन थीटा लिखा। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, PE साइन थीटा। ऐसा यूनिट ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव में एक ऐसा यूनिट जरूर आएगा। किसका आएगा ये किसी को नहीं पता, आपने जिस सिलेबस में किसी भी क्वेश्चंस का, किसी भी कॉन्सेप्ट का एक ऐसा यूनिट या डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी हैं याद कर सकते हैं, ओके। अब इसमें आता है कुछ केसेज, और ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, टॉर्क 0 होना चाहिए और थीटा भी 0 होना चाहिए। थीटा मतलब डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में डाइपोल है, अब डाइपोल के डायरेक्शन मतलब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और माइनस अपोजिट साइड में, तो इसको अपन बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिसका फिगर ये रहा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हमने बताया आपको, PE साइन थीटा। तो साइन थीटा अपना मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, 90 डिग्री पे। तो मैक्सिमम टॉर्क ये लगेगा। अब इसमें डाइपोल का डायरेक्शन देखो माइनस से प्लस की ओर इस तरह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में हमारा टॉर्क मैक्सिमम है। उसके बाद थीटा 180 डिग्री हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस है, ये इधर की तरफ जब हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाए। ऐसा कब होगा, जब माइनस चार्ज इधर हो, प्लस चार्ज इधर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, तो दोनों के बीच डायरेक्शन 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट वाइज आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, डिफाइन हम करना है हमें गॉस लॉ, और ये इस चैप्टर का आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट में से है गॉस लॉ। इस पे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कुछ भी पूछे जा सकते हैं। थ्योरी में आपका ये डेरिवेशन हो सकता है, और न्यूमेरिकल के लिए अगर आप इन डेरिवेशंस के रिजल्ट याद रखते हैं तो आपसे न्यूमेरिकल भी बहुत ईजिली बनेंगे। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। अगेन गॉस लॉ पे पूरा डिटेल एनालिसिस है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आते हैं गॉस थ्योरम। तो यहाँ तो पहले मैं ये कहूँगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थ्योरी का, उसके बाद मैं एक बार रीड भी कर दूंगा ताकि जो आपको समझ ना आया हैंड राइटिंग वगैरह में तो वो आप कर सकते। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, एक बार पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये रहा गॉस थ्योरम। उसके बाद गॉस थ्योरम का यूज करके स्फीयर पे ये रहा आपका स्फीयर की काम। तो पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद और पार्ट्स पे चलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम ये कहता है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको फ्लक्स का आइडिया दे दूँ। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया। मान लो ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये किसी एरिया से क्रॉस कर रहा है।
तो अपन बोलेंगे फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, मैग्नेटिज्म में यही चीज़ होता है तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो गॉस क्या कहते हैं, वो कहते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान रखें गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस को ही गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब उनका कहना था किसी भी क्लोज सरफेस से या गॉसियन सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अगर ये मेरे पास एक इनक्लोज सरफेस है, ओके क्लोज सरफेस है, तो अगर इसमें Q चार्ज है तो नेट फ्लक्स जो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन इट। ओके, तो इसमें Q कौन सा है, तो Q जो सिर्फ सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा और कोई चार्ज को Q अपन नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिए। तो ये तो रहा हमारा गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे यहाँ पे ये रहा। तो अब देखिए, अब गॉस लॉ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि गॉस लॉ में मैंने जितना भी बताया है यहाँ पे देखिए। अब इन डेरिवेशन को, अब इस डेरिवेशन को मैं ये बोलूँगा कि आप चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट है, जो लिंक मैंने डाला है, इसमें पार्ट 10 और 11 आपको अगर ये आता है तो एज इट इज़ आप नोट कर सकते हैं या अपने कॉरस्पॉन्डिंग नोट से ले सकते हैं। 10 और 11 आप पूरा डिटेल देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट में मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। अब चूंकि यहाँ सॉलिड और हॉलो दोनों होता है, लेकिन आज हमारे एनसीईआरटी में हॉलो ही दिया है तो हमें हॉलो की ही जरूरत है। तो हॉलो स्फीयर में सरफेस पे चार्ज होता है, तो आपसे इसमें 3 चीज़ें पूछा जा सकता है कि हॉलो स्फीयर के बाहर आउटसाइड वाले पॉइंट पे, सरफेस वाले पॉइंट पे और इनसाइड वाले पॉइंट पे। तो एक एक करके मैंने यहाँ पूरे डिटेल में लिखा है। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E.ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ है, इनसाइड के लिए 0 है और सरफेस के लिए 0 है। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पार्ट 10 और 11 जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से आप पूरा डिटेल देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो ये चीज़ें ठीक है, नहीं तो आप डिटेल में वहाँ से इसको समझ ले, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो गॉस लॉ वाले सारे क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूँगा और आंसर आपके सामने है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैग कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो, तो ये आपके इसी गॉस लॉ का जो सेकेंड पार्ट हमने बताया आपको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और ये भी सारे इंडिपेंडेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों में से तीनों पार्ट इकट्ठे आपसे कभी नहीं पूछे, तीनों में से कोई एक आ सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी कई बार आपसे आ चुका है एग्जाम में, तो किसी को भी छोड़िएगा नहीं, ये तीनों आपका इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, जहाँ पे एक चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाल रखा था। ये तो इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर रहा, ठीक है। आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, अदरवाइज डिटेल में मैंने बताया वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। 10 और 11 पार्ट वीडियो में आपका हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट, तो ये भी आपका इसमें E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। इन तीनों के लिए, इन तीनों पे मैं बोल रहा हूँ गॉस लॉ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन प्लस थ्योरी भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रिजल्ट लिखा है, ये एक आइडियल आंसर है। आप एग्जैक्टली ऐसे भी रिप्रेजेंट करो एग्जाम में, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपसे सीधा पूछता है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट, तो आप एग्जैक्टली ये आंसर लिखोगे, पूरा का पूरा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिजल्ट अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपसे न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, गॉस लॉ का न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है। तो ये तो रहा आपका गॉस लॉ का। एक आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, डिड्यूस कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, शायद एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, बट पिछले 2-3 सालों में एक बार ये आ चुका है। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर इसका आंसर मैं बता दूँ। अब देखो, अब ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर जिसको हमने एक गॉसियन सरफेस माना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, E.ds शुड बी इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ओके। और ds मतलब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें, ओके, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया की बात करें, ds मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr² स्फीयर का, E 4πr², मैं E को यहीं छोड़ दूँ, 4πr² को यहाँ भेज दूँ, तो क्या आ जाएगा
ये एफ लिखा हुआ, ठीक है, एफ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये 1/4πε0 है, तो इनके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, तो KQ/R² लिख सकता हूँ यहाँ पे, KQ/R², ये फोर्स है, ओके, फोर्स इक्वल टू KQ/R², और यहाँ पे Q1 Q2 भी आ जाएगा, चूंकि एक तो ये रहा और दूसरा Q ये रहा, मतलब फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q होता है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से पुट करोगे, एक एक्स्ट्रा Q यहाँ से आ जाएगा, तो ये Q0/R², तो यही हमारा गॉस लॉ है। तो ये पार्ट चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। मिलते हैं कल फिर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और एक बार अच्छे से आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कर लें, बहुत कम टाइम है, तो आप अच्छे से चीज़ों को करें और रिटन प्रैक्टिस करें। फिर कल मिलते हैं। आपका 8-10 वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप जरूर करके आओ एग्जाम में। थैंक्स।